हैदराबाद के मैदान पर चला गिल का गेम प्लान। बहुत अच्छी गेंदबाजी करी सिराज ने और उनकी गेंदबाजी में नजर आई बहुत जान और इसीलिए एक रोमांचक मुकाबला जीता हिंदुस्तान। नमस्कार, रन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और मेरे साथ अनन्या। और अनन्या बड़ा इस क्लोज एनकाउंटर को देख रही थी और बार बार उनके जहन में भी ये सवाल आ रहा था कि अगर सिराज का वो आखिरी ओवर नहीं होता तो फिर भारतीय टीम क्या करती है। हालांकि जब मैच शुरू हुआ तो शुभमन गिल ने बेहद शानदार बल्लेबाजी की और एक तरफ तमाम बड़े बड़े सितारे आउट होकर पवेलियन जा रहे थे, लेकिन इस युवा बल्लेबाज ने अंतिम ओवर तक भारतीय टीम के लिए लड़ाई लड़ी और नतीजा ये था कि 349 रन भारतीय टीम बनाने में कामयाब रही। 350 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के सामने भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के सामने रखा और उसके बाद सिराज ने जिस तरह से गेंदबाजी की उसने इस बात को तय किया कि भारतीय टीम इस मुकाबले में क्लोज तक तो जाएगी लेकिन अंत में विजेता बनकर मैदान से वापस लौटेगी। लेकिन राजीव, अगर क्योंकि आप क्लोज की बात कर रहे हैं और मैं भी जब आपके साथ मैच देख रही थी तो हम देख रहे थे कि जो पूरा मैच है कितना नेक टू नेक देखने को मिला। शानदार टारगेट तो दिया ही, लेकिन अगर आप गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी की आज चर्चा जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए और 350 रन का टारगेट आप दे रहे हैं और फिर 131 रन पे अगर आप 6 विकेट गिरा दे रहे हैं अनन्या और उसके बाद 161 रन की साझेदारी 7वें विकेट पे हो रही है, तो ये जो पुछल्ले बल्लेबाज हमारे अगेंस्ट रन बनाते हैं, जो टैलेंटर्स आगे टेंशन देते हैं, 161 रन की साझेदारी और वहां पर 7वें विकेट की जो आप बात कर रहे हैं, तो क्या पूरा अगर हम मैच की बात करें मैच वहीं पर पलट गया? देखिए, जब सिराज ने आउट किया वहां पर मिस सैटनर को, वहां से मैच पूरी तरह से पलटा क्योंकि अपना आखिरी ओवर वो डाल रहे थे और जिस तरह से उन्होंने आउट किया, एक बाउंसर का इस्तेमाल किया पहले मिस सैटनर के खिलाफ, फिर आते ही उन्होंने अगला विकेट निकाला और टोटल 4 विकेट इस मैच में। एक ऐसे ट्रैक पे जहां बैटिंग करना अनन्या बहुत आसान है, उस ट्रैक पे अगर आप आके 10 ओवर में सिर्फ 46 रन देके 4 विकेट लेते हैं तो ये दर्शाता है। देखिए, आपके आंकड़े भी आ गए, बॉलिंग एनालिसिस आ गया सिराज का, 10 ओवर में 46 रन 4 विकेट और इकोनॉमी रेट यानी 350 रन एक टीम चेस करने जा रही है, 12 रन पीछे रह जाती है और इसमें आप सिर्फ 4.60 का इकोनॉमी रेट रखते हैं, जो ये दर्शाता है। मेरे लिए तो आज के मैच के 2 हीरो थे अनन्या, एक तो शुभमन गिल तो थे ही युवा बल्लेबाज, दूसरा सिराज जिन्होंने साल 2022 में सबसे ज्यादा विकेट ली ओडीआई क्रिकेट में और साल 2023 की बात करें तो यहां पर भी वो सबसे ज्यादा विकेट अभी तक ले चुके हैं। देखिए, शुभमन गिल को लेकर तो हम बात करेंगे जिस तरह से उन्होंने आज शानदार पारी खेली, लेकिन सिराज को लेकर जरा मैं आपसे समझना चाहूंगी, कैसे देखते हैं जिस तरह से उन्होंने 3 विकेट बाउंसर पर लिए, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ा एक तो अनन्या बहुत क्लोजली मैच फॉलो कर रही थी क्योंकि जब एक फ्लैट ट्रैक होता है तो वहां पर शॉर्ट पिच गेंदबाजी का इस्तेमाल करना, एक तो बहुत दिमाग आपको इस्तेमाल करना पड़ता है कि आप किस बल्लेबाज को किस जगह पे बाउंसर डाल रहे हैं। अगर आप देखें टॉप ऑर्डर में डेविड कॉनवे को उन्होंने पहले आउट किया, जो न्यूजीलैंड के सबसे बड़े बैट्समैन है, जो लंबी पारियां खेल सकते हैं, उनके यहां पर बॉल आया जिसको पूरा पुल नहीं कर पाए और डीप फाइन लेग पे पकड़े गए। फिर उसके बाद जिस तरह से उन्होंने मिस सैटनर को आउट किया वो बड़ा कमाल था। तो ओवरऑल भारत के अगर आप देखें भारत के ज्यादातर तेज गेंदबाजों ने जो विकेट लिए वो बाउंसर पे लिए, यानी कि रन जरूर पड़े भारतीय गेंदबाजों को, वो चाहे शमी की खिलाफ बात कर लें या शार्दुल की, लेकिन अच्छे बाउंसर का इस्तेमाल किया। और अक्सर हम देखते हैं कि विदेशी गेंदबाज आके हमारे खिलाफ अनन्या बाउंसर मारते हैं और हमें बैकफुट पर रखते हैं। हमारे गेंदबाजों ने पहली बार इतनी शानदार मुझे लग रहा है गेंदबाजी की है जिसकी वजह से हम 12 रन से इतना क्लोज एनकाउंटर जीतने में कामयाब रहे। लेकिन शुभमन गिल की तो जितनी तारीफ की जाए उतना कम होगा। शुभमन गिल ने जिस तरह से आज दोहरा शतक जमाया, आप क्या इसको कहा जा सकता है कि भारतीय क्रिकेट के लिए ये एक शुभ संकेत है? देखिए, बिल्कुल बहुत शुभ संकेत ही नहीं, बहुत बड़े संकेत हैं क्योंकि जब श्रीलंका के खिलाफ शुभमन गिल को ओपन कराने का रोहित शर्मा ने ऐलान किया तो हर कोई बहुत हैरान था क्योंकि उन्होंने जिस बल्लेबाज को रिप्लेस किया वो दोहरा शतक लगा के आ रहा था और हम सबने किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ईशान किशन की जगह आकर अपने चौथे ही मैच में भारत की सरजमी पर साल 2023 में शुभमन गिल शतक लगा देंगे। और शुभमन गिल ने जिस तरह से बैटिंग की है, एक तरफ रोहित शर्मा आउट हो गए, विराट आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव आउट हो गए, ईशान किशन आउट हो गए, पवेलियन चले गए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कंपोज रखा, जिस तरह का शॉट सिलेक्शन था। और देखिए, एक बैट्समैन जब ये समझ जाए कि उसको अकेले पारी लेके आगे जानी है तो फिर वो पारी बहुत स्पेशल हो जाती है। और आज की पारी मुझे लग रहा है सिर्फ भारतीय क्रिकेट के लिए नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत स्पेशल थी क्योंकि सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने दोहरा शतक लगाया, जो सबसे किसी भी बल्लेबाज की बात करें तो सबसे युवा बल्लेबाज के द्वारा लगाया गया ये दोहरा शतक है। लेकिन क्योंकि सिराज को लेकर हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, उनकी बॉलिंग को लेकर जिक्र कर रहे हैं, तो क्या आज आपको सिराज को देखकर ये लगा कि बुमराह की जो कमी है वो पूरी होती हुई दिख रही है?
देखिए निश्चित रूप से एक तो सिराज ने एक जो सबसे बड़ी एबिलिटी नजर आ रही है अनन्या, जो मैं उनको बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूं, मैंने उनके साथ इंटरव्यू भी किया था, वो जो विकेट लेने की भूख है ना, वो किसी और गेंदबाज में नजर नहीं आई पिछले 2 सालों में। पिछले साल आप देखें भारत के लिए ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट, अभी श्रीलंका के खिलाफ 9 विकेट और 4 और जोड़ दीजिए तो 4 मैचों में 13 विकेट अभी तक वो ले चुके हैं, जो ये साफ दर्शाता है कि जो पहले 10 ओवर में हमें कमी खलती थी। मुझे तो लग रहा है सिराज अगर वर्ल्ड कप में होते तो शायद बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो विकेट टेकिंग एक नैक होती है ना आपके पास गेंदबाजी में, पहले 6 ओवर में, पहले 10 ओवर में आके वो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज आउट करते हैं। और आज के मैच में देखिए तो मैच ही पलट दिया उन्होंने, पुरानी बॉल से आके आखिर के ओवर में 2 विकेट निकाला और मैच भारत के पक्ष में मोड़ दिया। तो ऐसे गेंदबाज जो विकेट टेकिंग एबिलिटी वाले हों तो उनकी वो निश्चित रूप से आपके लिए हमेशा बेहतर होते हैं। और इसीलिए जब हम मैच हारते हैं जहन में हमारे जसप्रीत बुमराह आते हैं, लेकिन अब जब हम मैच जीत रहे हैं तो हमारे जहन में जो है वो सिर्फ मोहम्मद सिराज आ रहे हैं। लेकिन अगर हम क्योंकि सिराज की चर्चा कर रहे हैं, हम शुभमन गिल की चर्चा कर रहे हैं, कुलदीप की गेंदबाजी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और ये जब से कमबैक किया है, श्रीलंका के खिलाफ 2 मैच वो खेले थे, उन्होंने टोटल 5 विकेट लिए थे। और अब जब वो खेले न्यूजीलैंड के खिलाफ तो वहां पर भी देखिए 8 ओवर में 43 रन देके वो 2 विकेट लेने में कामयाब रहे। और जिस स्पीड के साथ वो बॉल कर रहे थे, कि उससे पहले क्या होता था बैट्समैनों को टाइम मिल रहा था उनके अगेंस्ट, अब उन्होंने अपनी गेंदबाजी पे मेहनत की है, क्रीज का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर कर रहे हैं और उनकी बॉल पे वो निप नजर आ रहे हैं, यानी शोल्डर और रिस्ट को एक साथ वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत इफेक्टिव हो रहे हैं। और देखिए उनके हाथ से जब बॉल निकल रहा है अनन्या, तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो गुगली डाल रहे हैं वो या चाइना मैन डाल रहे हैं। और इस वजह से आप देखिए 2 बड़े इंपॉर्टेंट विकेट उन्होंने आज न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर के निकाले, जहां से न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट मैच हार चुका था। लेकिन वो तो तारीफ यहाँ पे माइक ब्रेसवेल की करें और सैटनर की, जिन्होंने वापस न्यूजीलैंड को मैच में लेके आए। और भारतीय गेंदबाजों की इस साझेदारी के दौरान मैंने देखा किस तरह से शोल्डर्स डाउन हुए थे। तो कुलदीप और सिराज के अलावा मुझे लग रहा है बाकी के गेंदबाजों को बहुत मेहनत की जरूरत है, वो चाहे शमी हो, शार्दुल हो या वॉशिंगटन सुंदर हो। लेकिन क्योंकि जिस तरह से पूरा मैच, अगर हम बात करें पूरे मैच को, एंड तक मैच चला 250 के टारगेट के बाद भी, न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की भी हमें तारीफ करनी होगी, क्योंकि कैसे उन्हें स्टार्टिंग में लग रहा था कि मैच एक तरफा है, लेकिन फिर बाद में जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है वो फिर से एक बार हमने देखा किस तरह से जो न्यूजीलैंड के जो लोग हैं उनमें एक जीत का जोश नजर आया, लेकिन फिर 12 रन से टीम इंडिया जीती। अब कैसे आप देखते हैं, क्योंकि हमने देखा न्यूजीलैंड की तरफ से भी उतनी ही मेहनत दिखी और उसी तरह का जो क्रेज है वो हमें मैदान में देखिए न्यूजीलैंड की इसलिए बहुत तारीफ होनी चाहिए अनन्या कि वो अपने 3 जो सुपरस्टार्स हैं उनके बिना आए हुए हैं। देखिए ट्रेंट बोल्ट इस टीम में नहीं है जो उनके मेन बॉलर है, इनके रेगुलर कैप्टन केन विलियमसन नहीं है और इनके जो मेन एक ऑलराउंडर है टीम सऊदी, वो टीम के साथ नहीं है। और इन सब के बावजूद अगर आप इतने क्लोज जा रहे हैं, 350 रन चेस कर रहे हैं और 12 रन से मुकाबला हार रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि न्यूजीलैंड के पास क्या पोटेंशियल है और किस तरह से खेले। मैं माइकल ब्रेसवेल के बारे में आपको बता दूं, आयरलैंड के खिलाफ भी उन्होंने शतक लगाया था और सेम इसी परिस्थिति से वो मैच को निकाल कर ले गए थे। तो एक कमाल के खिलाड़ी है माइकल ब्रेसवेल और मिस सैटनर ने ये दिखाया कि मैच जब तक क्रिकेट में आखिरी बॉल न फेंक दी जाए, आप न जश्न मना सकते और ना ही आप ये मान सकते हैं कि कोई टीम मैच हार गई है। तो एक बड़ा एग्जाम्पल था और मुझे लग रहा है बहुत ही जबरदस्त आज क्रिकेट मैच देखा। आज एक्चुअली क्रिकेट की जीत हुई है जिस तरह का मैच हमने देखा है। लेकिन 2 महीने में दोहरे शतक, पहले ईशान किशन और अब शुभमन गिल। देखिए कुछ देर में आप ये भी सवाल करेंगे कि कैसे आप रेट करते हैं इन पारियों को। देखिए 2 बहुत ही डिफरेंट तरह की पारियां थी, बट आज जिस तरह की बैटिंग शुभमन गिल ने की है, देखिए वो बहुत कमाल था। बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज जो हमने बल्लेबाजी देखी अनन्या, वो थोड़ी डिफरेंट थी क्योंकि कमजोर बॉलिंग अटैक था। न्यूजीलैंड के पास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है और परिस्थिति थोड़ी डिफरेंट थी। आज हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट होते जा रहे थे और हमें एक अच्छा स्टैंड चाहिए था, जो स्टैंड उन्होंने पहले सूर्य कुमार यादव के साथ किया, फिर थोड़ा बहुत उनका साथ दिया हमारे टेलेंडर्स ने, लेकिन उन्होंने अपनी जो कहते हैं ना कि आपका जो स्ट्राइक रेट उसको रुकने नहीं दिया। और जिस तरह से उन्होंने अपने इनिंग को पेश किया वो बहुत कमाल था। मैं अभी आंकड़े भी आपको दिखाऊंगा कि जब 0 से 50 गए तो क्या उनका आंकड़ा था, 50 से कैसे कन्वर्जन रेट बढ़ा और जब शतक के बाद जब उनकी बल्लेबाजी में तेजी आई वो बहुत कमाल थी। तो कई दोहरे शतक पड़े हैं, टोटल 8 दोहरे शतक अभी तक ओडीआई क्रिकेट में 5 भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से पड़े हैं। लेकिन बहुत खास ये शतक रहेगा क्योंकि एक तो एज बहुत कम है, आप देखिए 23 साल की एज में उन्होंने दोहरा शतक लगा दिया। दूसरा सबसे कम पारियों में उन्होंने 1000 रन पूरे कर लिए हैं ओडीआई क्रिकेट में।
तो भारत के लिए कई उपलब्धि शुभमन गिल ला रहे हैं, और बिल्कुल आपने ठीक कहा था, शुभ संकेत हैं वो भारतीय क्रिकेट के लिए इस समय। और बिल्कुल, लेकिन क्योंकि गेंदबाजी को लेकर हम बात कर रहे हैं, देखिए जरा, लेकिन 7 तस्वीरों के जरिए समझिए कि कैसे मैच कैसे कैसे पलटता चला गया और कैसे इस लगातार हम तमाम आपको रिकॉर्ड्स तो बता ही रहे हैं, लेकिन जरा हम ये भी समझना चाहते हैं, क्योंकि सूर्या की अगर हम बात करें T20 में जिस तरह का वो परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं, उस वैसा परफॉर्मेंस उनकी अगर हम बात करें तो वनडे में उस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा है अनन्या, क्योंकि सूर्या कुमार यादव जिस नंबर पे आते हैं उनका चलना बहुत जरूरी है। देखिए T20 क्रिकेट 120 बॉल की क्रिकेट है, आप उसमें जो शॉट्स इंप्रोवाइज करते हैं वहां पर आप हाई रिस्क बैटिंग करते हैं, बट मुझे लग रहा है थोड़ा हाई रिस्क बैटिंग को कम करना पड़ेगा ओडीआई क्रिकेट में, क्योंकि आपके पास 300 गेंदें हैं, यानी आप यहाँ पे अपनी इनिंग को पेस कर सकते हैं और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बैटिंग कर सकते हैं, जो काम शुभमन गिल ने किया। और मैं शुभमन गिल का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, मैं एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा भी आपको दिखाता हूँ कि अपनी इनिंग को कैसे पेस करने का काम किया है शुभमन गिल ने। वो आंकड़े हम अपने ठीक पीछे टीवी स्क्रीन पे चलाएंगे और आपको समझाने की भी यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कैसे शुभमन गिल ने अपनी पारी खेली। अगर आप देखें 0 से 50 जब रन उन्होंने पूरे किए तो 52 गेंदों का उन्होंने सामना किया था। 50 से 100 रन गए तो 35 गेंदे, 100 से 150 35 गेंदे, और 150 से 200 रन तक जब गए तो 23 गेंदे पूरे किए, यानी 145 गेंदों पे इन्होंने दोहरा शतक पूरा किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, क्योंकि एक ओपनिंग बैट्समैन को सेट होने के लिए टाइम चाहिए, तो उन्होंने देखिए टाइम लिया, 52 गेंद उन्होंने खेले, फिर जब 50 रन उन्होंने बना लिए, उनको पता था अब थोड़ा सा यहाँ पर एक्सेलरेट करने की जरूरत है, तो 35 गेंदे, फिर 100 जब यानी शतक पूरा किया तो वहां से 150 में फिर वो 35 गेंदे उन्होंने खेली, और उसके बाद 150 से 200 के बीच में सिर्फ 23 गेंदे। जब उनको लग रहा था कि टेलेंडस साथ में है और यहाँ पे अटैक करना चाहिए, तो कुछ वही काम करते नजर आए। और जो आपने जिक्र किया सूर्य कुमार यादव का, ये शायद बड़ा एग्जाम्पल है ये आंकड़ा कि ओडीआई क्रिकेट में आपके पास टाइम है, आखिर के 10 ओवर में आप एक्सेलरेट कर सकते हैं, और कुछ वही काम करते हुए नजर आए शुभमन गिल। लेकिन यहाँ पर देखिए, हम सूर्या की बात कर रहे हैं, हम और भी तमाम क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस उनसे रहती हैं, क्या स्टार्टअप में वो उतना ही ज्यादा परफॉर्म कर पाते हैं? शायद हम ऐसा नहीं कह सकते। उनको स्टार्ट अच्छा मिल रहा है, आने वाले 25-30 बना रहे, जैसे सूर्या के साथ हो रही है। 31 रन आज भी उन्होंने बनाया, एक अच्छी साझेदारी भी की उन्होंने, बट इंडिविजुअली क्या वो खुश होंगे? तो मेरा जवाब शायद ना होगा। सेम यही बात रोहित शर्मा के साथ, इतने बड़े प्लेयर है, इतने बड़े मैच विनर है, लेकिन 50 से ज्यादा अब पारियां हो चुकी हैं जब उन्होंने शतक नहीं लगाया है। तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि जो काम शुभमन गिल कर रहे हैं, जो काम विराट कर रहे हैं, अगर वही काम रोहित शर्मा करना शुरू कर देंगे तो फिर भारतीय टीम की जो ताकत है और बढ़ जाएगी। आज भी उन्होंने 60 रनों की साझेदारी की, जिसमें 34 रन उन्होंने बनाए थे और 22 रन शुभमन गिल ने। यानी कि देखिए, एक तरफ शुभमन गिल ने जो स्लो स्टार्ट किया, बाद में उन्होंने कन्वर्ट कर लिया अपने 22 रन को 100 में और फिर 200 में। रोहित के साथ क्या एक बड़ा स्टार्ट मिल रहा है, बड़े बड़े शॉट्स खेल रहे हैं, पर उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो कन्वर्जन जो है वो बहुत जरूरी होता है टॉप 3 या 4 बैट्समैनों के लिए, यानी वो चाहे विराट हो, रोहित हो, या नंबर 4 पे सूर्या जैसे आते हैं। इनमें से अगर 4 में से अगर आप 2 भी बल्लेबाज अपने स्टार्ट को कन्वर्ट करते हैं तो फिर हर मैच में हम 300 प्लस बनाएंगे, क्योंकि जिस तरह की पिचेस हैं और जिस तरह का फ्लैट ट्रैक है, और वर्ल्ड कप की आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी तब। लेकिन क्योंकि हम देखें, अगर हम बात करें दोहरे शतक की, तो भारत की तरफ से 5 दोहरे शतक हो गए हैं। शुभमन गिल को आप कहां पर रखते हैं? देखिए, बहुत टफ सवाल है, क्योंकि हर जो दोहरा शतक है अपने आप में बहुत क्लास था। वो चाहे सचिन पाजी की बात करें, वीरू भाई की बात कर लें, या जिस तरह से फिर हमने रोहित शर्मा के 2 शतक देखे, और अब 2 युवा बल्लेबाजों के शतक देखे। एक ने 24 साल की उम्र में दोहरा शतक लगा दिया और एक ने 23 साल की उम्र में। लेकिन जो रोहित शर्मा के 264 है, मुझे लग रहा है वो सबसे बेस्ट है, ऑलमोस्ट वो 300 के आंकड़े तक पहुंचने जा रहे थे। लेकिन उसके बाद में सेकंड नंबर पे शायद शुभमन गिल की इस पारी को रखूंगा। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, बहुत प्लीजिंग था, कोई भी ऐसा नहीं कि जाके स्लॉगिंग कर रहे हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के उन्होंने रन बनाए, और जिस तरह से उन्होंने टेक्निक के साथ साथ अपना टेम्परामेंट दिखाया, वो बहुत बड़े बल्लेबाज बन सकते हैं। जिस तरह का उनका शॉट सिलेक्शन था, ये दिखाता है कि अगर 23 साल की उम्र में इतनी मैच्योर वो बैटिंग कर सकते हैं, तो आने वाले साल में, यानी कि आप 10 या 12 साल में शुभमन गिल से आप कैसी उम्मीदें कर सकते हैं। एक झलक ऐसी लग रही थी कि विराट कोहली का हम स्टार्ट देख रहे हैं, क्यों जो पंच वो करते हैं, जिस तरह से वो बड़े शॉट्स खेलते हैं, और जिस तरह से उनका एक्सेलरेशन है। अब विराट की बैटिंग को देखें तो कुछ इसी तरह से एक्सेलरेट करते हैं। तो मुझे लग रहा है एक बड़ा बल्लेबाज जो ऑल फॉर्मेट यानी टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई और T20 खेल सकता है, वो शुभमन गिल के रूप में हमें मिल चुका है। बिल्कुल। और लेकिन क्योंकि हम गेंदबाजी को लेकर बात कर रहे हैं, शार्दुल की, शमी की अगर हम गेंदबाजी को बात करें, तो क्या आपको लगता है कि जो गेंदबाजी थी वो थोड़ा औसत नजर आई?
देखिए, जब 350 का टारगेट चेस कर रहे हो और आप एक बैट्समैन इस तरह जबरदस्त फॉर्म में हो जिस तरह से माइकल ब्रेसवेल खेल रहे थे, तो भी किसी भी गेंदबाज की पिटाई हो सकती है। हाँ, मुझे जो वरिंग फैक्टर है कि आप एक तो वाइड बॉल बहुत ज्यादा हमने फेंकी जो हमें नहीं करना चाहिए था, दूसरा अकॉर्डिंग टू द फील्ड हम गेंदबाजी नहीं कर रहे थे और बल्लेबाजों की स्ट्रेंथ पे हमने गेंदबाजी की, यानी कि अगर माइकल ब्रेसवेल मिड विकेट पे बड़े छक्के मार रहे तो हम उन्हीं के एरिया में गेंदबाजी कर रहे हैं। जो यॉर्कर शार्दुल ने आखिर के ओवर में डाली माइकल ब्रेसवेल को पहले भी ट्राई कर सकते थे, कोई बात नहीं, उस पर रन पड़ जाते तो शायद मैच इतना क्लोज नहीं जाता। तो हमें जब हम 6 विकेट निकाल लेते हैं अनन्या ना, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम फिर टेलेंडर्स को इतने रन न बनाने दें। आप देखिए बांग्लादेश के खिलाफ हम जो 2 वनडे हारे, दोनों में नीचे के बैट्समैन मेहंदी ने आकर रन बनाए और हम मैच हार गए। श्रीलंका के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ, वहां पर भी हमने काफी रन बनवाए नीचे। तो ये एक मुझे लग रहा है अलार्मिंग सिचुएशन है, जब आपके टेलेंडर्स आते हैं तब हम थोड़े शायद शोल्डर डाउन हो जाते हैं या हम थोड़ा सा बहुत लाइटली लेते हैं, जिसकी वजह से मैच इतना क्लोज चला जाता है। यहाँ हम क्रेडिट नहीं छीनने रहे हैं कि माइकल ब्रेसवेल या सैटनर ने अच्छी बैटिंग नहीं की, भारतीय गेंदबाजों को चाहिए था कि इस साझेदारी को कैसे तोड़ा जाए। बिल्कुल, और लेकिन जरा मैं आपसे और भी समझना चाहूंगी क्योंकि 2 मैचेस और अभी खेलने हैं, आप 350 का टारगेट दे रहे हैं, उसके बाद भी मैच अगर आखिरी तक जाता है, मैच नेक टू नेक हम देखने को हमें मिलता है, क्योंकि एक बार को ऐसा लगा कि मैच पलट सकता है, तो आने वाले समय में तैयारियां बड़ी होनी चाहिए। चलिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अनन्या ने उठाया है, क्योंकि इससे पहले भी हमने गुवाहाटी में 300 प्लस बनाया था और वहां पर शनाका मैच को क्लोज ले जाने के काफी हद तक कामयाब रहते। तो ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक तो आपको राइट बॉलर्स चुनने पड़ेंगे अंतिम के ओवर्स के लिए। सिराज का अगर वो आखिरी ओवर ना होता तो फिर हम मैच बहुत पहले ही हार जाते, 2 विकेट जहां पे उन्होंने निकाले। लेकिन देखिए, क्रिकेट में ए फॉर बट की बहुत ज्यादा जगह नहीं होती। शुभमन गिल के अगर 200 नहीं होते तो हम 350 तक नहीं पहुंचते, तो ये भी एक क्राइटेरिया। लेकिन ओवरऑल एक टीम एफर्ट है और टीम एफर्ट में आप कुछ डिपार्टमेंट्स में अच्छा करते हैं, कुछ में खराब। मेरे लिए दिलचस्प ये होगा कि जब हम दूसरे ओडीआई के लिए जाएंगे वहां पर हम किस तरह से अपनी गलतियों से सीखते हैं और हमने जो अच्छा किया उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच क्योंकि मैच, अगर हम पूरे मैच की बात करें तो बेहद शानदार ये जीत रही। थोड़ा बीच में लगा कि कुछ डामाडोल स्थितियां होती हैं, लेकिन संभावनाएं हैं, कुछ भी हो सकती हैं और संभावनाएं अच्छा है कि भारत के फेवर में रही। बिल्कुल, और यहाँ पर थोड़ी चर्चा मुझे लग रहा है अनन्या माइकल ब्रेसवेल और मिस सैटनर की भी होनी चाहिए। जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की, दोनों लेफ्ट हैंडर्स, और मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत के खिलाफ जो है लेफ्ट हैंडर्स हमेशा रन बनाते हैं और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा जब माइकल ब्रेसवेल और सैटनर के बीच में 161 रनों की साझेदारी हुई। और ये साझेदारी हम एक बार यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए, 95 रन माइक ब्रेसवेल ने बनाए इस साझेदारी में और मिस सैटनर ने 57 रन बनाया, जो अपने आप में सारी कहानी कहता है। 162 रनों की साझेदारी है और ये एक ऐसी साझेदारी जिसने ऑलमोस्ट भारत को इस मैच से बाहर कर दिया था। तो ब्रेसवेल और सैटनर, और मजे की बात ये दोनों लेफ्ट हैंडर्स, और ऐसा लग रहा है पूरी फौज है एक लेफ्ट हैंडर्स की जो न्यूजीलैंड की टीम में है इस समय। टॉप से लेके अगर आप नंबर 11 तक देखें तो मैं एक दिन काउंट कर रहा था, 6 से 7 लेफ्ट हैंडर्स हैं और ये बहुत बड़ी संख्या है। और मुझे लग रहा है भारत की शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है कि हम लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो उम्मीद यही रहेगी कि लेफ्ट हैंडर्स 6 और 7 और 8 वाले बना रहे हैं, कहीं टॉप ऑर्डर वाले न बनाने लगे। बात करें तो आने वाले समय में भी आपको 2 मैचेस में लेफ्ट हैंडर्स ही मिलने वाले हैं, तो उनसे आपको कैसे निपटना है, इसके लिए जरूर तैयार होना चाहिए टीम को। तो चलिए, इस उम्मीद के साथ कि शुभमन गिल ने जिस तरह का प्रदर्शन किया उसको आगे जारी रखेंगे, जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की वो अपने फॉर्म को कंटिन्यू रखेंगे और दूसरे मैच में जो गलतियां मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या और साथ ही हमारे स्पिनर्स ने दोहराई, मसलन हम बात यहाँ पर कर रहे हैं अलग अलग गेंदबाजों की, यानी कि हम यहाँ पर जिस तरह वाशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी पर भी चर्चा करेंगे आगे। लेकिन अंत भला तो सब भला, हम मैच जीतने में कामयाब रहे और सीरीज में अब हम 1-0 से आगे हैं। बिल्कुल, और इसके साथ ये कहा जा सकता है कि एक अच्छी और शानदार जीत, क्योंकि शानदार टारगेट दिया गया और उसके बाद क्योंकि ये कहा जा सकता है कि शानदार टारगेट के बाद हमने देखा मैच कैसे आखिरी तक मैच चला और उसके बाद ये जरूर है कि भारत को एक अच्छी जीत हासिल हुई है। लेकिन आने वाले 2 और मैचेस हैं, उसके लिए तैयारियां जरूर यहाँ पर पूरी होनी चाहिए। तो चलिए, आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।